Today in this video, I will discuss my strategy for CA final, direct tax and international taxation. हम इस वीडियो को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासेस आई टूक, नंबर ऑफ रिविजन, माई रिविजन स्ट्रेटेजी क्या था, लास्ट डे में कैसे रिवाइज करना है. हम हर चीज एक एक पार्ट में सेग्रीगेट करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट क्लासेस. हम किससे क्लास लिए थे? आई टूक क्लासेस फ्रॉम भनवर बोराना सर, पॉपुलरली नोन एज बीबी सर, एंड वो क्लास हम 3 मंथ में कंप्लीट कर लिए थे. उसके बाद क्या था? उसके बाद था मटेरियल हम बीबी सर का मटेरियल में ही स्टिक किए थे. वहां पे कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा मटेरियल है. हम रेगुलर कोर्स लिए थे, लेकिन एज सच रेगुलर कोर्स का मटेरियल हम रेफर नहीं किए थे. कॉम्पैक्ट में हर चीज पूरा डिटेल में कवर रहता है, तो हम कॉम्पैक्ट को स्टडी किए थे. एंड फॉर क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन आई डिड फ्रॉम कॉम्पाइलर इटसेल्फ. ओके, तो फर्स्ट क्लासेस, सेकेंड इज मटेरियल, एंड थर्ड इज मोस्ट थिंग हम कितना रिवीजन किए थे. नंबर ऑफ रिवीजन आई डिड 4 टाइम रिवीजन एंड 1 टाइम रिवीजन फॉर लास्ट डे. ओके फाइन. आफ्टर दैट मॉक टेस्ट. हम अच्छा, नंबर ऑफ रिवीजन के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, हम रिवीजन कैसे किए थे. तो मेरा रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या था? फर्स्ट, जब हम फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे थे आफ्टर द क्लासेस हैड बीन कंप्लीटेड, हम फर्स्ट रिवीजन किए थे. फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देखे थे सर का रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे. एज सच खुद बैठ के एनालाइज करके एज सच नहीं स्टडी किए थे, क्योंकि हमको ये लगता है कि डीटी इतना वास्ट है ना, तुमको पहले होल चीज कंज्यूम होना है एंड उसके बाद कैसे उससे क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है उसको देखना है. उसके बाद तुम एनालिसिस कर सकते हो. नहीं तो फास्ट रिवीजन करके अगर तुम ये सोचते हो कि क्लास कंप्लीट हो गया, आप तो मैं मतलब डीटी में बहुत जान गया. नहीं भाई, तुमको टाइम देना होगा डीटी के. इसलिए हम फर्स्ट यूट्यूब वीडियो रिवीजन वीडियो देख के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे. उसके बाद जब हम नेक्स्ट रिवीजन कर रहे थे, उस टाइम हम यूट्यूब वीडियो फिर से देखे थे. एक टाइम लैग रहा था कि 15 या 1 मंथ नेक्स्ट रिवीजन, 20 डेज के बाद एक नेक्स्ट रिवीजन आया था. तो तब क्या थे, यूट्यूब वीडियो हम 1.5x टाइम स्पीड पे देखे थे. उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे एंड 1 सेल्फ स्टडी किए थे. खुद बैठ के एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिए थे. ये मेरा सेकेंड रिवीजन स्ट्रेटेजी था. थर्ड क्या किए थे? थर्ड हम कोई रिवीजन वीडियो नहीं देखे थे. थर्ड खुद बैठ के पूरा एक एक चीज एनालिसिस करके मेरा एक कोर्स स्किल ऐसा है कि हम एनालिटिक करके पढ़ते हैं. मतलब हम मान लीजिए कोई प्रोविजन आए, तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो ये कैसे आ सकता है, एग्जामिनर कैसे ये पूछ सकता है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपको इमेजिनेशन लेवल काम करता है. क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसे हुआ था कि हम 115 बीबीए से एक पूछे थे, एक 40% डिप्रिसिएशन रेट कब लगता है. तो बहुत नॉर्मल चीज रहता था, लेकिन वही एमसीक्यू में पूछ लिए थे. ऐसा ही मतलब अगर तुम एनालिसिस करके पढ़ोगे तो एक बहुत ये चीज होता है कि एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है सब्जेक्ट में. ओके, ये मेरा थर्ड रिवीजन स्ट्रेटेजी था. एंड 4 टाइम्स में हम प्रोविजन को अच्छे से ग्रिप किए थे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि डीटी और आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे आपको प्रोविजन में ग्रिप होना चाहिए. क्योंकि अगर प्रोविजन में ग्रिप आ जाएगा, नया क्वेश्चन तो आएगा, तो नया क्वेश्चन में आपको अच्छे से कर सकते हैं नया क्वेश्चन. ओके, एंड मेरा जो रिवीजन स्ट्रेटेजी था ना, वो बेस्ड ऑन द एबीसी एनालिसिस. क्योंकि एबीसी एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको कोर फोकस एरिया पता होना चाहिए कि हमको कहां पे फोकस करना है एबीसी एनालिसिस में. तो मेरा एबीसी एनालिसिस जो था, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. एबीसी एनालिसिस पूरा उसी हिसाब से हम किए थे कि क्योंकि मेरा मानना है कि डीटी वास्ट हो सकता है, लेकिन डीटी में जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर एबीसी एनालिसिस वाइज पढ़ेंगे तो एक अलग लेवल का स्किल डेवलप हो सकता है डीटी में. ओके, इसके बाद मॉक टेस्ट क्या था? अच्छा, मॉक टेस्ट हम दिए थे 4 टाइम्स मॉक टेस्ट दिए थे. दो मॉक टेस्ट दिए थे पेड मॉक टेस्ट जो सीए टेस्ट सीरीज से था, एंड 2 मॉक टेस्ट दिए थे इंस्टीट्यूट का, जो एमटीपी होता है इंस्टीट्यूट का. हम बैठ के इंस्टीट्यूट का एमटीपी सॉल्व किए थे.
ओके इसके बाद एक चीज क्या हुआ था, एमटीटी सॉल्व करने के बाद मेरा ये चीज हुआ कि राइटिंग टिप्स क्या रहेगा। राइटिंग टिप्स में ना एक बहुत बड़ा चीज है कि लोग सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट का सजेशन आंसर देखेंगे ना, वहां पे बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है एंड लोग सोचते हैं कि अरे बाबा पूरा मार्क्स लाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा। नहीं भाई, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। डीटी में हर चीज का नोट्स इंपॉर्टेंट है। मेरा डीटी में 62 मार्क्स आया। मेरा मार्क्स इसलिए नहीं आया क्योंकि हम टाइम कंज्यूम के कारण हम हर चीज का नोट्स नहीं दे पाए। हम एडजस्टमेंट ठीक करके आया था लेकिन नोट्स प्रॉपरली नहीं दे पाए। मेरा एग्जामिशन आया लेकिन 70 अप नहीं हुआ इसके कारण। ओके राइटिंग टिप्स ये रहेगा कि हर चीज में तुम जब बड़ा वाला पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे वहां पे नीचे में ही लिख दो कि इसका एडजस्टमेंट ये होगा, इसका रीजन ये होगा। आपको कोई सेक्शन एज सच कोई प्रॉपर लॉ लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है। आपको टू दी फैक्ट लिखना है क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि ये बंदा स्टडी करके आया, इसको मार्क्स देना चाहिए। एंड जहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, कभी कभी असेसमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे थोड़ा प्रोविजन लिखने का जरूरत है। मतलब उसका वेटेज भी कम रहता है। अगर मान लीजिए कि वहां पर वेटेज रहता है कि 10% वेटेज रहता है, तो मोरलेस डीटी में लॉ लैंग्वेज मार्कअप करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रोविजन में ग्रिप होना चाहिए एंड टू दी पॉइंट वो लिख के आना चाहिए। ओके आफ्टर दैट आई विल टॉकिंग अबाउट कि एमसीक्यू सॉल्विंग। बहुत स्टूडेंट हम देखते हैं जो एमसीक्यू के पूरा इग्नोर कर लेता है क्योंकि वो सोचता है कि हमको प्रोविजन आता है, हमसे तो एमसीक्यू कर लेंगे। नहीं भाई, कभी कभी क्या होता है ना, एमसीक्यू में इतना इन डेप्थ पूछ लेता है ना, तुम सोचते हैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। इसलिए एमसीक्यू सॉल्विंग मस्ट बी डन। तो एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए हम बीबी सर का जो टेस्ट रहता था, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 ऐसे करके दिया हुआ था। एंड वहां पे बेस पार्ट ये था कि लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी था, तो हम वहां पे सॉल्व किए थे, लास्ट में सॉल्यूशन भी देख लिए थे। तो क्या होता है, इसका चांस कम है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्या होता है, आप इतना एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ना आपको एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं भी आएगा, तुम एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो गया। ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीटी का लास्ट डे रिवीजन। ओ माय गुडनेस, डीटी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मतलब सीए फाइनल में तुम हर सब्जेक्ट का एक तरफ रख दो एंड डीटी इटसेल्फ अलग तरफ रख दो। मतलब डीटी में लास्ट डे रिवीजन प्लान इस भयानक होता है, भयानक। तो हम मेरा जो डीटी का लास्ट डे रिवीजन प्लान था वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम क्या किए थे, मेरा ये था कि जिस दिन हम कॉस्ट पेपर देकर आए थे उस दिन हम इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म करे थे। मेरा इलेक्टिव था रिस्क मैनेजमेंट, तो उसमें ज्यादा टाइम देने का तो ऐसा जरूरत नहीं होता। तो हम क्या किए थे, जिस दिन कॉस्ट पेपर देकर आए थे उस दिन हम दे दिए थे, तुम्हारा कंप्लीट कर लिए थे इंटरनेशनल टैक्सेशन। रिस्क मैनेजमेंट के इलेक्टिव के पहले दिन हम ओनली रिस्क मैनेजमेंट कवर किए थे। रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम खत्म हो गया, उस दिन आके जो मेन प्रोविजन टीडीएस ट्रस्ट, टीडीएस टीसीएस ट्रस्ट, मतलब जहां पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, तो हम उसको पहले कवर किए थे। डीटी एग्जाम के पहले दिन कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक है, हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेंगे, वो कंप्लीट करके गया। उसके बाद मेरा कंप्लीट हुआ। मतलब डीटी में बहुत मेहनत करना पड़ेगा लास्ट डे में फुल रिवाइज करने के लिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेरा बोनस टिप्स रहेगा। हम और एक फाइल भी अटैच करेंगे जहां पे हम जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे वहां पे हर एक चीज जो स्पेशल एडजस्टमेंट रहता है, मान लीजिए पीजीपीपी, हम हर टाइम पीजीपीपी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि पीजीपीपी में मोर देन 65 क्वेश्चन है, तो हर टाइम 65 क्वेश्चन करने का मतलब इट इज इम्पॉसिबल। तो हम क्या किए थे, हर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा, तो हम वहां पे नोट्स बना लिए थे
एंड ये ना हम हार्ड चैप्टर के लिए किए थे, पीजीपीपी किए थे, इन्वेस्टमेंट फंड, एमलगमेशन, डीमर्जर, बायबैक, हार्ड जगह जगह पे जहां जहां पे मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नोट्स बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये पीजीपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जहां पे रहता है वो पीजीपीपी का, तो हम एक जगह पे समराइज किए थे। हम मेरा हैंड रिटेन नोट था वो हम ऑल्सो अटैच कर देंगे, शायद ये फायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ इट एड वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक यू।